प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन धमतरी के YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम आव्यूह का एक सवाल हल करेंगे जो आपसे 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। सवाल है 3 संख्याओं का योग 6 है। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, उसको समीकरणों के रूप में पहले आपको लिखना होगा। समीकरणों के रूप में भी दिया जा सकता है आपको सवाल, अगर नहीं दिया जाता है तो इस तरह से सवाल आपके लिए पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समीकरण बनाने होंगे। 3 समीकरण यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन 3 कंडीशन दिए गए हैं। कहता है कि 3 संख्याओं का योग 6 है। 3 संख्याएं हैं तो हम उसको जनरली XYZ नाम दे देते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हो अल्फ़ाबेट का, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप XYZ बोलें, क्योंकि XYZ में आप यूज्ड टू हैं। 3 संख्याओं का योग 6 है तो मानते हैं पहला लाइन ये होगा हमारा कि माना कि वे संख्याएं X, Y और Z हैं। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुना करते हैं, तीसरी संख्या है Z, हमारे पास 3Z हो जाएगा, और दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं, दूसरी संख्या है Y, यानी कि Y प्लस 3Z, तो हमें 11 प्राप्त होता है। Y प्लस 3Z इक्वल टू 11, यानी कि X तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम उसको 0X बोल सकते हैं। वहाँ पे X का गुणांक 0 रख देंगे। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से, पहली संख्या है X और तीसरी संख्या है Z, से हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है, यानी कि आप बोलोगे X प्लस Z इक्वल टू 2Y, X प्लस Z इक्वल टू 2Y, 2Y को आप पक्षांतर करोगे -2Y, लास्ट में राइट हैंड साइड में आप 0 रखेंगे। इसका बीजगणितीय निरूपण इस तरह से होगा, और आव्यूह विधि से जैसा कि आप हल करते हैं सेम वैसे ही हल करना है। इसमें एक्स्ट्रा काम यही करना है कि आपको समीकरण 1, 2 और 3 आपको बनाने हैं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा वो क्वेश्चन बोल रहा है। स्टार्टिंग होगी यहाँ पे, माना कि वे संख्याएं X, Y, X, Y तथा Z है। प्रथम शर्तानुसार इनका योग 6 है। X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 6, ये हो गया आपका समीकरण 1। दूसरा कंडीशन ये कहता है यदि हम तीसरी संख्या को द्वितीय शर्तानुसार तीसरी संख्या को 3 से गुना करें और दूसरी संख्या में जोड़ दें, तो हमें 11 प्राप्त होता है। या आप लिख सकते हो 0x प्लस 1y प्लस 3z इक्वल टू 11। ये हो गया आपका समीकरण 2। लास्ट कंडीशन कहता है कि पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। या आप इसको लिख सकते हो X माइनस 2Y प्लस Z, ऑलरेडी है वहां पे 0। ये हो गया आपका समीकरण 3। यानी कि समीकरण 1 है आपके पास, 2 है और 3 है। इसे आप आव्यूह विधि से हल करोगे तो यहाँ से आपको मैट्रिक्स A मिल जाएगा। मैट्रिक्स A मिलने के बाद आप उसका डिटर्मिनेंट यानी कि सानिक A का मान निकालेंगे, जो A इनवर्स निकालने के काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका मैट्रिक्स A बना लेते हैं। मैट्रिक्स A, इसलिए समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से प्राप्त होता है मैट्रिक्स A, आव्यूह A। आव्यूह 1, 1, 1, 1 पहले रो में आ जाएगा, दूसरे रो में 0, 1, 3, 0, 1, 3, 1, -2, 1। X, यहाँ से आप X की भी वैल्यू निकाल सकते हो, कैपिटल X से इसको डिनोट करेंगे।
x जो है आपके जो वेरिएबल है x, y, z, जिसके वैल्यूज आपको निकालने हैं, तो x का जो मान है वो x है, y है, z है, इसको अवयव के रूप में लिखना है। और b, कैपिटल B 6, 11 एंड 0, 6 है, 11 है और 0 है। इसकी वैल्यू आपको पहले से निकाल के रखनी है ताकि आप अवयव विधि जब आप यूज करते हो ax बराबर b, फिर वहां से आप इसका हल निकाल सकते हो। x यानी कि स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z, कैपिटल X का वैल्यू वहां पे निकाल लेंगे। तो समीकरणों से यहाँ से हमको एक मैट्रिक्स मिला है, मैट्रिक्स से एक डिटर्मिनेंट उसको बनाएंगे, एक सारणिक बनाएंगे और सारणिक का हल पहले निकालेंगे। इसलिए ए सारणिक, दो वर्टिकल लाइन ए के अगल बगल अगर हम दो वर्टिकल लाइन खींच देते हैं तो ये सारणिक होगा, ना कि ये मापांक होगा। तो सारणिक ए है। सारणिक ए का मान है, पहले रो में आप देख रहे हैं 1 1 1 1 1 1, सेकेंड में 0 1 3, फिर है 1 -2 1, R1 का प्रसार करने पे, R1 का प्रसार 1 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ के जो दिया हुआ है 1 3, वो हमको यहाँ पे लिखना है। ये हो गया उपसारणिक। -1 सेकंड, ये जो अवयव है आपका, इसको पहला रो और दूसरे कॉलम का अवयव बोलते हैं। क्योंकि इसका जो योग आ रहा है 3 आ रहा है, विषम संख्या जब भी आपको दिखाई दे तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। कारण जब हम सहखंडज निकालते हैं, सहखंडज यानी कि AIJ, तो -1 I + J A11, ये इसका सहखंडज होता है। -1 I की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 2, ये एलिमेंट है A12, पहला रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। 1 + 2 और जो A11 है ये उपसारणिक है। उपसारणिक है यानी कि 1 जिस कॉलम में है, 1 जिस कॉलम में है और जिस रो में है वो आपको नहीं देखना है, बाकी जो बच गया है वो आपको लिखना है। 0 2 3 ही था वहाँ पे, 0 1 3 था, 0 1 3 0। तो इस तरह से आपको पहले भी पता है कि बीच में माइनस चिन्ह क्यों रखना चाहिए जब हम R1 का प्रसार कर रहे हैं, या R3 का प्रसार कर रहे हैं, या C1 का प्रसार कर रहे हैं, या C3 का प्रसार कर रहे हैं। -1 1 जिस कॉलम में हो, जिस रो में है, वो हटाने के बाद आपके पास बच जाता है 1 1 +1 0 1 1 -2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 1 माइनस पहले से लिख दीजिए, 3 दूनी 6, ऋण 6 हो रहा है तो ये हो गया आपका धन 6 हो गया। -1 0 -3, 0 -3 +1, ये होगा आपका 0 होगा, -1 होगा। 6 + 1 7, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, ये हो गया आपका 9। सारणिक ए का जो मान है वो आपको 9 मिल गया है। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर यही गलत हो गया
तो आगे आपका आंसर नहीं आएगा। सारणिक है उसे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। 1 1 1 है, 0 1 3 है, 0 1 3 है, 1 -2 1। हाँ, एक को लिए हैं 1 3 -2 1, 1 3 -2 1 बिल्कुल सही है। -1 0 3 1 1, 0 3 1 1 ये भी सही है। लास्ट में लिए हैं 1 0 1 1 -2। 7 ये हो गया, ऋण 3 धन 3 हो गया, ऋण 1 हो गया। आपका ये जो आंसर, ये जो सारणिक ए का मान है एकदम सही है। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हम लोग को फैक्टर निकालते हैं मैट्रिक्स में, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह से मैट्रिक्स था जिसको हमने सारणिक बनाया है, एलिमेंट तो वही है, तो यहीं से हम लोग देख लेते हैं। तो को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के जो सहखंडज हैं A11 होंगे, A12 होंगे, A13 होंगे, A21 ये सबसे पहले आप लिख के रख लीजिए। ये आपका टाइम बचेगा जो जो आपको चाहिए। जहां भी इनका योग विषम संख्या आता है वहां पे माइनस करेंगे। 1 1 2 होता है, -1 को 2 बार आप गुना करोगे तो +1 देता है वो। यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, ये अगेन प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। A11 A11 1 3 -2 1 यहाँ से ले लीजिए, A11 को, A12 को यहाँ से ले लीजिए, A13 को यहाँ से ले लीजिए। आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। ऑलरेडी आप वहाँ पे मेहनत कर चुके हैं। -2 1 A21 सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यहीं पे रहेगी। गलती होती है तो यहीं पे होती है मोस्टली। बहुत ज़्यादा बच्चे जो गलतियां करते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। A21 ये है आपका A21। ये जिस कॉलम में है उसको छोड़ के, उस एलिमेंट को छोड़ के, और जिस रो में है उस एलिमेंट को छोड़ के 1 1 -2 1 ये आपको लिखना है। 1 1 -2 1। A22 A22 ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है। 1 1 1 1। A23 यानी कि ये जिस कॉलम में है जिस रो में है 1 1 1 -2। A31 ये है, A31 जिस कॉलम में है जिस रो में है उसको छोड़ के ये जो आपका रखा है। A32 A32 जिस रो में है जिस कॉलम में है 1 1 0 3। A33 ये आपका A33 जो है जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको नहीं लिखना है। 1 1 0 1 1 1 0 1। तो पूरी मेहनत जो है आपको यहाँ पे करनी है। बस यही जो सहखंडज है वही आपको 5 नंबर दिलाने वाला है, क्योंकि गलती होगी तो यहीं पे होगी। आगे आप जितनी भी मेहनत करोगे सब पे पानी फिर जाएगा अगर यहाँ पे छोटी सी भी गलती हो जाती है तो बहुत ध्यान से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बार चेक कर लेंगे, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर 3/3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस तरह से आपका साइन रहेगा। 1 + 6 = 7 -0 -3। कई बच्चे इसको 1 लिख देते हैं तो ये 0 है, -3 है, ये भी 0, -1 -1 -1 + 2 = 1 -1। ये आप लिख लीजिए -3 1 -1 0 -2 -1 -3
माइनस और प्लस 3, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, माइनस 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 माइनस 3, और ये है 1 माइनस 0। अब यहां से आपको निकालना है एडजॉइंट ए। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको चाहिए होगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए यहाँ पे लिख लेते हैं, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए लिखने का तरीका है, जैसे ये A11, A12, A13 है, A11, A12, A13 है, एलिमेंट हैं उसके, अवयव के या सारणी के सदस्य उसको बोल सकते हैं A11, A12, A13, रो में रहते हैं। जो सहखंडज हैं, एडजॉइंट ए के जो सहखंडज हैं उसको हम लोग कॉलम में लिखते हैं, एडजॉइंट ए। अगर ये हमको निकालना है A11, A12, A13, रो में ना लिख के आपको कॉलम में लिखना है 7 3 माइनस 1, 7 3 माइनस 1। फिर उसके बाद है -3 0 3, -3 0 3। फिर है 2 3, ये आपका है 1 2 -3 1। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक बार फिर से लिख लेते हैं एडजॉइंट ए, 7 -3 2, 3 0 -3, ये आपका एडजॉइंट ए निकल गया। ए इनवर्स कहता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कई बार आपको ए इनवर्स निकालने बोला जाएगा तो बस आपको यहीं तक हल करना है, यानी कि 7 -3, ये जो है और अच्छे से लिख लेते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे इसका जो मान है 9 था, 9 था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। मैट्रिक्स में होता यह है कि हर एलिमेंट जो है, बाहर जो भी एलिमेंट है उससे ये भाग करने के बोला जा रहा है, 1/9 है यहाँ पे, तो 1/9 सबसे जो है गुणा हो जाएगा, 1/9 है। मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर ये है, जैसे एक मैट्रिक्स है, 2 से गुणा करना है तो सारे एलिमेंट 2 से गुणा हो जाएंगे, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से ही वो गुणा होता है। तो 9 को जब आप डिवाइड करोगे तो सारे एलिमेंट से आपको डिवाइड करना होगा। ए इनवर्स इक्वल टू 7/9 -3/9 2/9, 3/9 0/9 आप लिख सकते हो, 0/9, हालांकि 0 ही आएगा, -3/9 -1 3/9 और ये 1/9। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन आगे कैलकुलेशन करने के लिए ज़्यादा हमारी सहूलियत के लिए हम लोग इसको ज्यों का त्यों रखे हुए हैं। अब आगे विधि से हम जानते हैं कि ax होता है b के बराबर होता है, चूंकि हम जानते हैं ax बराबर b, इसलिए x इक्वल टू a इनवर्स b। x इसकी वैल्यू लास्ट में रखेंगे हम लोग, a इनवर्स की वैल्यू अभी रख लेते हैं। a इनवर्स आपको मिला हुआ है 7/9 -3
दूसरी कॉलम में है -3/9, 2/9, बी, मैट्रिक्स बी के लिए प्रीवियस पेज को देखते हैं। प्रीवियस पेज में है मैट्रिक्स बी, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मैट्रिक्स बी है आपका 6, 11, 0। ठीक है, 6, 11, 0। अब दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, उसको गुना करना है। तो नियम आपको मालूम है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम है नहीं, बहुत छोटा सा आपका काम होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में 7/9 इंटू 6 माइनस 3/9 इंटू 11 प्लस 2/9 इंटू 0। इसी प्रकार 3/9 6 से ही गुना करना है, प्लस 0/9 11 से गुना करना है, माइनस 3/9 0 से। ये भी 0 से। अब छोटा सा काम बाकी है, चाहे तो यहीं पे कर सकते हैं। यहाँ पे इसको 42/9 ऋण 33/9 प्लस 0/9 लिख देते हैं, या 0 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 18/9 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 या प्लस 0, जो भी, -0। -6/9 33/9 प्लस 0 3/9 ठीक है। ऐसा लग रहा था कि आंसर गलत आएगा, पर आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं हम लोग XYZ। तो ये आपको दिख रहा है 9 जो है कॉमन एलसीएम निकल जाएगा। 42 में से 35 गया, 12 में से 3 गया 9, 3 में से 3 गया 0, 1 9 बचेगा, 9/9 9/9। ये आपको मिलेगा 18/9, 13 में से 6 गया 7, और ये बच जाएगा 2 एलसीएम जो मिलेगा। तो 9/9 9/9 को आप 1 बोलोगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 2 बोलोगे, 9 3 27, ये 3 बोलेंगे। अब आपका आंसर है, कंपेयर करिए, ये भी एक मैट्रिक्स से है, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें 3 रो है और एक कॉलम है, 3/1 का है, ये भी 3/1 का है, मैट्रिक्स है। कंपेयर करते हैं, संगत एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, आपका आंसर मिल जाता है x = 1, y = 2 एंड z = 3। इसलिए x = 1, y = 2, z = 3। अब कैसे मान लें कि ये जो हमारा आंसर है वो सही है। अगर ये आंसर आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है तो आपका आंसर एकदम सही है। तो सवाल हल करने के बाद एक बार जब आप इतना लंबा सवाल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस रहते ही हैं। मुझे खुद को नहीं मालूम था कि ये सवाल एकदम सही एग्जैक्ट सॉल्व हो जाएगा। सवाल जब हम कभी भी बनाते हैं तो सॉल्व तो हो गया है, लेकिन अभी भी एक डाउट है कि ये आंसर सही है भी या नहीं है। तो आप वहां पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आपके आंसर जो है क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं तो मान के चलिए कि आपका आंसर सही है। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है, वापस आपको उसको सुधारना होगा।
तो कैसे मान लें कि ये आंसर सही है? x इक्वल टू 1 आया है, y इक्वल टू 2 आया है, z इक्वल टू 3 आया है। तो वापस सवाल में जाते हैं। सवाल बोलता है कि तीनों संख्याओं का योग जो है वो 6 है। x की वैल्यू 1 रख देते हैं, y की वैल्यू 2 हमने निकाल के रखा है, z की वैल्यू 3 निकाल के रखा है। आंसर तो सही है, ऐसा लग रहा है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो यहाँ पे तो आप सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हो वैल्यू को, थर्ड इक्वेशन में रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो एक भी काफ़ी है। फिर भी आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये 2 रख के देखते हैं, y की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, 3 या 9 होता है, तो बिल्कुल 11 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया आपका। थर्ड इक्वेशन में रख के देखते हैं, वो बोलते हैं x की वैल्यू 1 है, -2 y की वैल्यू 2 है, प्लस z की वैल्यू 3 है, तो 1 - 4 + 3 4 - 4 इक्वल टू 0 आ ही गया आपका। तो ये ट्रिक जो है बच्चों आपको बिल्कुल परीक्षा हाल में अपनानी ही है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, आपका जो आंसर है क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए।